लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम मानहानि का टॉपिक देख रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन पढ़ी इसकी मानहानि की, कि किसी व्यक्ति के संबंध में कोई ऐसा कथन कहना जिससे कि उसकी ख्याति को क्षति पहुंचे, मानहानि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मानहानि के प्रकार क्या हैं। दो प्रकार, अपमान लेख और अपमान वचन। तो हम अपमान लेख का टॉपिक देख रहे थे, उसमें एक और केस लो मैं आपको बताती हूँ। पहले केस लो हमने हल्टन एंड कंपनी वर्सेस आर्टिमस जॉन्स का देखा था। सेकंड केस हम देखते हैं टीवीआर आयरन वर्सेस मोहिद्दीन का। इस केस में प्रतिवादी ने अपनी दैनिक अखबार दी दिलमार में यह न्यूज छापी थी कि एक व्यक्ति जो लंका में अगरबत्ती बेच रहा था, वहां से अगरबत्ती के रूप में अफीम की तस्करी कर रहा है। फिर उसने यह भी लिखा कि वह लंका में गिरफ्तार हो गया है और मद्रास भेज दिया गया है। वादी जो कि लंका में सुगंधित अगरबत्तियां बेचने का बिजनेस कर रहा था, तो प्रतिवादी के विरुद्ध उसने नुकसानी का वाद दायर किया। और इस जो न्यूज छापी गई थी, जो उसके विरुद्ध की हुई प्रतीत हो रही थी, उससे उसकी मानहानि होती थी। प्रतिवादी का यह बचाव था कि वह वादी को जानता भी नहीं था और उसका कोई आशावादी की मानहानि करने का नहीं था। और जब न्यूज़पेपर वालों को इस बात की खबर लगी कि वाकई में ऐसा कोई वास्तविक व्यक्ति था और उसकी मानहानि हो रही है, तो उन्होंने पुनः एक संशुद्धि प्रकाशित की न्यूज़पेपर में कि वह समाचारवादी के प्रति नहीं था। तो इस तरह से वाद दायर होने पे मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इस तरह से फिर प्रतिवादी दायी नहीं रह जाता, क्योंकि भारत में निर्दोष कथन के लिए दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने संशुद्धि प्रकाशित करके अपने आप का अच्छा बचाव किया था। अब हम इसी सीरीज में करते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वक्रोक्ति का। इसको घरपोक्ति भी कहते हैं, इम्यूइंडो या आयरोनिकल स्टेटमेंट। इसका तात्पर्य क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति ऐसा कोई कथन कहता है कि जो वाकई में मानहानिकारक नहीं होता है, लेकिन कई बार उस परिस्थितियों में या कहने के ढंग से वह मानहानिकारक बन जाता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको घरभोक्ति का की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप किन शब्दों में लिखेंगे। देखते हैं कि कथित शब्द साधारणतः अपमानजनक न होते हुए भी परिस्थितियों के संदर्भ में तथा कथन के ढंग को देखते हुए मान हानिकारक हो सकते हैं, जिसमें कि ऐसा कथन जिसमें शब्द तो साधारणतः अपमानकारक नहीं होता है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ अपमानकारक हो जाता है। जैसे व्यंग्यात्मक शब्दों का परिस्थितियों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि यह गर्भोक्ति के रूप में माना जा सकता है। तो सामण ने गर्भोक्ति को दो भागों में बांटा था, जो कि प्रथम दृष्टया अपमानकारक होते हैं, यानी कि प्राइमा फेसिया ही मान हानिकारक हैं, और वे जो प्रथम दृष्टया निर्दोष होते हैं, यानी प्रथम तरीके से देखने पे वे मान हानिकारक प्रतीत नहीं होते हैं। अब गर्भोक्ति के क्या केसेस हैं, इसको हम देखते हैं। ये बहुत फेमस केस लो है कैसिडी का, कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर। इसमें प्रतिवादी ने एक फोटो छापी और नीचे यह एक स्टेटमेंट लिख दिया कि मिस्टर एम कारिगन घुड़दौड़ के एक घोड़े के स्वामी हैं तथा मिस एक्स के साथ उनकी मंगनी घोषित की गई है। मिस्टर एम कारिगन का नाम मिस्टर कैसिडी भी था। मिस्टर कैसिडी जो थे वो वादिनी से विवाहित थे, उनसे शादी हो रखी थी, जो अपने को मिसेस कैसिडी भी कहती थी। तो मिस्टर कैसिडी उसके घर अक्सर आया जाया करते थे। तो जो लोग
उसे मिस्टर कैसिडी की पत्नी के रूप में जानते थे, तो उनकी नजर में ये हुआ कि अ, यह जो महिला है मिसेस कैसिडी, वह मिस्टर कैसिडी से विवाहित नहीं है। ये उस न्यूज़पेपर की कटिंग से यह साबित हो रहा था। और अ, उससे यह हुआ कि जो मिसेस कैसिडी थी, उसका एक अनैतिक जीवन बिताने वाली महिला के रूप में उसका मानहानि हुई थी। उससे इसकी प्रतिष्ठा को आघात लगा और उसने 500 पाउंड नुकसानी के लिए वाद दायर किया, और उसने ऐसी नुकसानी, न्यायालय ने ऐसी नुकसानी उसे दिलाई भी, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी गण का जो अ, ज्ञान नहीं होने का डिफेंस था, वो न्यायालय ने नहीं माना। न्यायालय ने यह कहा कि प्रतिवादी यह नहीं कह सकते कि उसे यह ज्ञान नहीं था कि कैसिडी नाम का कोई व्यक्ति वास्तव में था। इस तरह से कैसिडी का केस बहुत फेमस केस रहा और गर्भोक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। गर्भोक्ति के संबंध में नेक्स्ट केस हम देखते हैं, कैपिटल एंड काउंटीज बैंक वर्सेस हैंटी का केस। इस केस में प्रतिवादी का बैंक के एक ब्रांच मैनेजर से झगड़ा हो गया था। उसने अपने कस्टमर्स को नोटिस भेजा कि कैपिटल एंड काउंटीज बैंक की किसी भी ब्रांच से भुगतान होने वाला चेक वह स्वीकार नहीं करेगा। तो इस नोटिस के कारण बैंक को बहुत नुकसान हुआ। तब बैंक ने मानहानि का वाद चलाया, जिसमें बैंक ने यह दावा किया कि नोटिस का जो इम्प्लाइड अर्थ था वह बैंक की दिवालिया होने की ओर संकेत कर रहा था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि नोटिस के शब्द जो थे वो अपमानकारक नहीं थे, क्योंकि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस वक्तव्य से यह अर्थ नहीं निकाल सकता है। यानी कि इस केस को न्यायालय ने गर्भोक्ति के केस की सीमा में नहीं माना। न्यायालय ने यह कहा कि जो जिस आधार पर वाद दायर किया गया है कि यह इसमें अंतर्निहित अर्थ मान हानिकारक हो सकता था, वह न्यायालय में साबित नहीं किया जा सका, और वह अर्थ मान हानिकारक नहीं होने के कारण वादी को नुकसानी नहीं दिलाई गई। इस तरह से आपको गर्भोक्ति का अर्थ समझ आ गया होगा। यानी कि छुपा हुआ अर्थ ये है, यानी छुपा हुआ अर्थ में वह अपमानकारक होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सीरीज में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे।